2 में चले जाओ। नाम लिख करके रेडी करो, बातचीत को स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। दो ठो एसी और चला दीजिए। अच्छा बच्चों देखिए, मैं आपको एक तो बात बोलूंगा। शुरुआत करते हैं हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का। बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक। लेकिन क्लास में बैठा हुआ, अगर क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं, 145 लोगों को नहीं मालूम होगा। और ये मालूम रहना चाहिए आप बच्चों को। आप जब सीए इंटर सीए फाइनल में पढ़ने जा रहे हो, सीए बनोगे, ये चीज आपको बेसिक में मालूम रहना चाहिए। देखिए, जब आप असेट परचेज करते हो और जब आप गुड्स परचेज करते हो, आप यू बॉट अ बिल्डिंग एंड यू बॉट गुड्स, दोनों की अकाउंटिंग में क्या फर्क है? जर्नल एंट्री देखो, आपको फर्क महसूस होगा और उस फर्क को दूर तक लेके जाओ तो आप रियल में समझोगे, अरे सलाह ये बात पे तो हम कभी ध्यान ही नहीं दिए, इतना बड़ा बात था, वी डिडंट नोटिस इट, इट जस्ट हैपेंड टू अस, वी जस्ट पास्ड, आई मीन वी न्यू व्हाट वी शुड हैव नोन बट समथिंग वाज लेफ्ट। ओके, उसको सीखो और अपने आगे बढ़ते हैं। सुनिए, मेरे को 15 मिनट का टाइम लगेगा। आप बिल्डिंग का अकाउंटिंग कैसे करते हो? मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीदा, कैसे एंट्री मारते हो? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने गुड्स खरीदा, आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो? भाई एक बात बता, यहां भी तो तूने गुड्स खरीदा है, बोलो हाँ या ना? और यहां तूने बिल्डिंग खरीदी है। अगर ये बिल्डिंग टू कैश है तो ये गुड्स टू कैश भी तो हो सकता है। थिंक अबाउट इट। अरे नो सर तो बच्चा लोग बोलता है। अब मच्योर्ड है तुम, 18 साल का है, मतलब नो सर मतलब ठीक है, परचेज का एंट्री मारना है, दैट्स डन, बट थिंक अबाउट दैट। तो ये गुड्स तेरी लाइबिलिटी है, गुड्स लाइबिलिटी। देखिए अभी आपको अगेन, मेरे को अलाउ मी जस्ट वन थिंग, अलाउ मी वन थिंग, अलाउ मी, मैंने बोला अलाउ मी। देखिए क्या है कि मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, आप उस चीज को थोड़ा देर तक सुनिए, उसके बाद बैठ के और थोड़ा ना, जैसे क्या होता है, क्या बच्चे नहीं है, हाँ थोड़ा सा एलिवेट करके चीजों के बारे में सोचिए। अकाउंटिंग इज नॉट साइंस, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। साइंस के एक सच होते हैं, सेव गिरा ऊपर से नीचे, माने ग्रेविटेशन में फोर्स है और वो ऊपर से नीचे चीजों को टानता है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। अकाउंट्स में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करवा के लोग ट्रू एंड फेयर व्यू एस्टेब्लिश करवा देते हैं, बोलिए हाँ या ना? सो बी थोड़ा सा मचियोड़ा, थोड़ा सा। मैं नहीं बोलता तुम गुड्स लिख दे यहां पे, मैं नहीं बोलूंगा ये बात, बट जस्ट थिंक, कुछ तो बात है ना कि बिल्डिंग का परचेज का एंट्री बिल्डिंग टू कैश होता है और गुड्स के परचेज का एंट्री परचेज टू कैश होता है। यही माल अगर ईयर एंड में आपके पास स्टॉक में रह जाए तो आप स्टॉक को लाते हो कि नहीं बुक्स में? ईयर एंड में अगर ये माल बिक्री नहीं हुआ तो आप इसको स्टॉक में लेकर के आते हो, खाली हाँ या ना बोलो। उस दिन तो आपको ठीक याद आ जाता है, दिस इज माई एसेट, बोलिए हाँ या ना?
उस दिन याद आता है कि नहीं? मैं नहीं बोलता वो रॉन्ग है, हेलो, अरे आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग। आप ये कभी मत समझना कि मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि तुम गलत है। मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि तुम सोचो ये कैसा अकाउंटिंग डिजाइन किया गया है। जस्ट थिंक अबाउट इट, वी आर नॉट थॉट अबाउट इट। मैं ऐसा नहीं बोला तुम गलत जानते हो जो जानते हो, मैं ऐसा बोला देखो हम लोग क्या चीज नहीं जानते, अंदर का मसाला। नाउ सी, जब हम सामान परचेज किए, हमने एंट्री मारी परचेज टू कैश। मान लो इसमें से एक सामान हम बेच दिए 70 रुपए में, 2 सामान खरीदे 50 रुपए का, 50-50 का 2 सामान खरीदे, एक सामान 70 रुपए में बेच दिए। कैश में बेचे, बोल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70। क्या आपको 20 रुपए की प्रॉफिट नहीं हुई? 50 का माल 70 में बिका है ना, पर आपने अभी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया। बोले मारवाड़ी में थ्या वसराख, थोड़ा देर पेशेंस रखो, अभी 2 मिनट बाद या 2 महीने बाद या ईयर एंड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, 20 रुपया का प्रॉफिट दिख जाएगा। बोली हाँ या ना? लेकिन अंदर में तो है भाई साहब 50 का माल 70 में बिक गया है, 20 का प्रॉफिट हम लोग कमा चुके हैं, लेकिन दैट प्रॉफिट विल ओनली बी रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। से यस और नो? बिल्डिंग में ये 2 बिल्डिंग है, मान लो 50 लाख 50 लाख की, एक बिल्डिंग तुमने बेच दी 70 लाख की, एंट्री मार। कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट बोल 70, 2 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग 50-50 की है, एक बिल्डिंग तुमने बेची है, 2 बिल्डिंग 50, 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। आग लगी हुई है हमें प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की, नहीं समझे? मतलब जब इधर हम होते हैं, इधर जब हम होते हैं तो आग लगी रहती है हमें कि चल अब भी लिख प्रॉफिट भाई जी, वेट करने का नहीं है। और बचा हुआ बिल्डिंग बैलेंस कैरेट डाउन में बिल्डिंग के रूप में दिख जाता है। लेजर बना के देख, बिल्डिंग दिखेगी, हाँ या ना? लेजर बना जरा मेरे को, आपको लेजर वजर सब आता है? हाँ चलो जरा पोस्टिंग करके दो, थैंक यू। प्रॉफिट लॉस सेल एक साथ पीएल लिख दिया, टू बैलेंस सीडी नहीं, बाई बैलेंस सीडी। एसेट है ना बेटा, बाई बैलेंस सीडी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सर ये हम लोग बचपन से जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग आज आप मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तुमको आज, ये तुम पहले से जानते हो। तुम सिर्फ नोटिस नहीं किए इस चीज को, कभी ध्यान नहीं दिए यार इसका अकाउंटिंग ऐसे और उसका अकाउंटिंग वैसे होता है। जस्ट गिव इट सम इंपॉर्टेंस। हाँ इसमें अब क्या करें, ईयर एंड आ गया, ट्रेडिंग एंड P&L बनाएंगे ना, तो बनाइए। चलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बनाइए ट्रेडिंग। लिखिए टू परचेज 100, बाई सेल्स 70, ग्रॉस लॉस लिख देंगे 30 रुपए का। नहीं सर, एक काम अभी बाकी है। क्या काम बाकी है? क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का काम बाकी है, फिर लिखने का काम भी बाकी है। तो 2 काम होते हैं वहां। फर्स्ट वर्क इज वैल्यूएशन, हाँ वो ऑब्वियसली ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हम स्टॉक ही पढ़ा रहे हैं, इन्वेंट्री पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट वर्क इज वैल्यूएशन एंड द सेकेंड वर्क इज रिकॉर्डिंग। और यहां साला दोनों ऑटोमेटिक। कहां पे? बिल्डिंग की अकाउंटिंग में एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, लेकिन स्टॉक की अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। हम लोग रोज रोज स्टॉक परचेज सेल करते हैं, पर स्टॉक डेबिट स्टॉक क्रेडिट नहीं करते, परचेज डेबिट सेल क्रेडिट करते हैं। बोलिए हाँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ईयर एंड में, जब
हाँ, जब ट्रेडिंग पी एंड एल बना करके बुक्स को क्लोज करेंगे उस साल की, तो बिना स्टॉक वैल्यूएशन के हमको पूरा विश्वास है कि ट्रू एंड फेयर व्यू की 12 बज जाएगी। अगर हम स्टॉक वैल्यूएशन ना करें और उसको बुक्स में ना लाएं तो ट्रू एंड फेयर व्यू की 12 बजेगी। खाली यस और नो बोलो। तो अब आपको तो पता है साला 50 का माल 70 में बिका है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। 20 रुपए की प्रॉफिट आनी चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। तो 20 की प्रॉफिट आनी चाहिए, स्टॉक बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, तो उसके लिए कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। एंड दैट कार्यक्रम इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड देन ब्रिंगिंग दैट इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। खाली वैल्यू करके भी साइड में रख दोगे तो क्या काम का? वैल्यू करो और फिर बुक्स में लेके आओ। So valuation is one part and bringing that into the balance sheet is another part या second part। तो हम तुम लोगों को valuation वाला पार्ट खाली पढ़ाने वाले हैं अभी। Bringing that inventory in the balance sheet आपको आता है? बताइए कैसे लाते हो? सर कुछ नहीं, बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और क्या। काय का 50 मेरे से पूछे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में एनआरवी कितनी है, मेरे से पूछे। काय बोल दी 50? नहीं समझे अभी भी? थोड़ा सा डांट रहा हूं, ऐसे ही डांटता हूं, बोलना पड़ता। देखो मैंने डांटा ना। क्या तुमने पूछा मेरे से एनआरवी कितनी है ईयर एंड में? गलती की तुमने। तो यही सब गलतियां हम लोगों को नहीं करनी। बट मैं ये वाला बात नहीं बोलने वाला था कि ये गलती तुम की, ये छोटा गलती आगे नहीं होगा, हमको मालूम है। ये तो ऐसे ही बस ठीक है। पर सोचो क्या हम लोगों ने इसके पहले इस चीज को नोटिस किया कि बिल्डिंग भी एक असेट था, स्टॉक भी एक असेट है। स्टॉक की अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से होती है और बिल्डिंग की अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से होती है। और स्टॉक को बुक्स में लाने के पहले स्टॉक को वैल्यू करना पड़ता है और वैल्यू करके फिर बुक्स में लाने का प्रोसीजर है। बुक्स में लाने का जर्नल एंट्री देख के बता दो। तुमको आता है, तुमने अभी अभी बोला है। जब तुम बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में, तो जर्नल एंट्री भी बोल रहे हो। जर्नल एंट्री बोलिए। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन यू आस्क सर इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, सेम आई एनआरवी इज वेरी हाई। देखो एक चीज और बता दूं, हाँ, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, आप ये वर्ड सुने हो कॉस्ट और एनआरवी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरवी? थोड़ा बोलिए क्लास में, हाँ, एकदम चुपचाप। हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं सुमड़ी, और सुमड़ा जैसा मत बैठा करो। हाँ, जस्ट स्पीक, स्माइल। रोने है क्या यार? मन नहीं करे क्लास में बैठने का, निकल के चला जाया करो, आधा घंटा बाद आ जाया करो। लेकिन प्लीज टॉक, ढंग से क्लास में बातचीत करो। क्या कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर? क्या लगता है रे, एनआरवी लोअर होते होंगे कि कॉस्ट लोअर होते होंगे? नहीं, दोनों हो। माने अगर दोनों नहीं होता तो रूल होता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यही बचपना है। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, थोड़ा ऊपर उठ के बात करो। मान लो कि बिजनेसमैन हो, मान लो 400 करोड़ रुपए की कंपनी चला रहे हो, एंड देन सोचो, अरे बच्चों की तरह तो सोच लिए, सीपीटी पास करके आ गए, तो हो तो गया वो वाला काम। क्या लोअर होता होगा? कॉस्ट ही लोअर होता होगा ना। साला माल ही अगर प्रॉफिट में नहीं बेचेंगे तो उसके बाद इतना इतना खर्चा और निकालना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, क्या क्या खर्चा, उसके बाद ब्याज बट्टा देना है, फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, टैक्स भी देना जेटली जी को। नहीं समझे अभी भी? वहीं से तो देंगे ना जी सब कुछ। कॉस्ट इतना सा होता है, एनआरवी इतनी बड़ी होती है। क्या दिखा? नहीं वो सब मत, ये बीच में क्या दिखा? प्रॉफिट। यहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस निकलेगा, सारा स्टाफ लोगों का सैलरी निकलेगा। बोली हाँ या ना? यहीं से ब्याज बट्टा खर्चा निकलेगा, रेंटल एक्सपेंस भी यहीं से निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट से लेकर के सेलिंग एक्सपेंस भी यहीं से निकलेगा। बोलिए हाँ। उसके बाद जेटली जी का टैक्स भी यहीं से निकलेगा, और फिर डिविडेंड भी यहीं से ही देंगे। नहीं समझे अभी भी? तो दोनों हो सकता है इस बेकार बात।
ऑब्वियसली हो तो दोनों सकता ही है। अब मान लो साला मेरे पास कुछ माल पड़े हैं 100 करोड़ रुपए के, अब उसी का एनआरवी गिर के साला मिट्टी हो गया, अब मेरी तकदीर गई थी तो मैं क्या करूं? कोई चीज मैंने खरीदा 100 करोड़ रुपए का, उस माल का डिमांड ही सडनली खत्म हो गया, तब जाकर के कहीं एनआरवी कम होती है। अदरवाइज अगेन आई एम सेइंग 1 in 1 lakh केसेस। अगर 1 lakh एग्जाजरेशन लगता है तो 1000 पकड़ लेना, पर 1 lakh एग्जाजरेशन नहीं है। अगर दोनों ही होता रहता तो दोनों ही, फिर तो कंपनी आराम से लॉस प्रॉफिट मेकिंग होती रहती। ज्यादातर लोग तो प्रॉफिट मेकिंग ही रहते हैं ना जी। कम से कम ट्रेडिंग में तो ग्रॉस प्रॉफिट आता ही होगा रे बाबा, नेट प्रॉफिट में भले लॉस हो जाए, ऊपर में इतना सा हिस्सा में तो प्रॉफिट ही आता होगा। जल्दी बोल हाँ या ना, इतना सा हिस्सा में, फिर यहां इतना बड़ा, क्या है इतना बड़ा? हाँ, सैलरी भी है, रेंट भी है, प्रिंटिंग भी है, स्टेशनरी भी है, डेप्रीसिएशन भी है, स्टाफ वेलफेयर भी है, ब्याज बट्टा भी है। नहीं समझे? सो नाउ यू शुड बी रियलिस्टिक इन सेइंग दैट सर एनआरवी बहुत बड़ा होता होगा, कॉस्ट बहुत छोटा होता होगा, फिर ना इतना इतना खर्चा निकालना है, तब भी प्रॉफिट कमाना है, उसके बाद भी बच्चे का सेरेलेक भी तो आएगा ना, यही तो प्रॉफिट से लेके आएंगे। लेट्स लीव। तो अगर तुम बच्चों ने सीधे 50 मेरे को बोला तो तुमने कोई गलती नहीं करी थी, मैं दादागिरी दिखा के डांट दिया था तुमको ना। सर चलिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट इज लोअर, एनआरवी ऑन 31 मार्च इज हाई। एंट्री क्या मारे बच्चों आप लोग? देखो एंट्री, देखो आप लोग मारे हो ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग को आप एक अकाउंट की तरह परसीव करते हो। ट्रेडिंग एक अकाउंट है जहां पे क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को आप एक जरिया बनाते हो। बोलिए हाँ या ना? यू टेक इट और यू टेक द ट्रेडिंग अकाउंट अवे टू इनकॉर्पोरेट द क्लोजिंग स्टॉक इन योर बुक्स। से यस और नो? तो आप एक एंट्री मारते हो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इधर देख बच्चे, ट्रेडिंग में तुमने बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक में तुमने टू ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया, वैल्यू करके लाए। हाँ, ये 50 कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होकर के वैल्यू होके आया है, और ये वैल्यूएशन ही तुमको मैं पढ़ाने वाला हूं अभी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टीच। ठीक है, फिर क्या करते हो? यहां पे देख के बताओ, आराम से बोलना, नो एक्साइटमेंट, फील कंफर्टेबल, आराम से बोलो। यहां क्या करते हो और यहां क्या करते हो? ये एक अकाउंट चल रहा है तेरा, जिसको क्या नाम दियो तुम? ट्रेडिंग अकाउंट, और ये क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्या करते हो यहां पे भाई? बैलेंस शीट। डरते क्या है? डांटेंगे नहीं हम, गलत भी बोलेंगे हम, डांटेंगे नहीं। बोलिए जरूर, बोलिए जरूर। बाई बैलेंस सीडी 50। बच्चों, जब आप किसी भी लेजर में बैलेंस सीडी लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या है? 1 सेकंड। गुड सर, हम उसको बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे। बैलेंस सीडी मीन्स दैट इज जिंदा फॉर मी, दैट इज जिंदा। हम उसको बैलेंस शीट में जिंदा रखते हैं। यही एंट्री देख, क्या चीज का लेजर है? सैलरीज। दूसरी वाली एंट्री बोल। ये तो सैलरी टू कैश हो गया, पेमेंट किया मैंने सैलरी 50,000 का साल में, मार दिया सैलरी टू कैश भाई, P&L। वेरी गुड। ये क्या इंडिकेट करता है? हाँ, सीडी काहे नहीं लिखा? यहां सीडी काहे नहीं लिखे? सर ये एक्सपेंस है, ये असेट नहीं है, ये रेवेन्यू अकाउंट है सर, ये असेट का अकाउंट है मेरा। क्लोजिंग स्टॉक इज माई असेट, सैलरी इज माई एक्सपेंस। तो जानते हैं, देखिए आप लोग, हाँ, यू डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग टिल नाउ। हाँ, नाउ सैलरी, या यू कैन से ऑल दोज रेवेन्यू अकाउंट्स। क्या बोलते हो आप लोग? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक्सपेंस बोली ना प्लेन टेक्स्ट में, ऑल द एक्सपेंसेस डाई DIE, दे डाई देयर नेचुरल डेथ एट द एंड ऑफ द ईयर। 1 साल की जिंदगी होती बेचारों की, 1 साल तक नाचते रहते जिंदा। बोला देख मैं भी डेबिट, तू भी डेबिट। बिल्डिंग को नचाता, बिल्डिंग को दिखा दिखा के बोलता रहता सैलरी, मैं भी डेबिट, तू भी तो डेबिट है। उसके अलावा क्या है? बिल्डिंग भी तो डेबिट ही है, और क्या है?
बिल्डिंग बोलता है ईयर एंड में बात करना, मैं जिंदा रहूंगा, तू मर जाएगा। ये डिफरेंस है एक्सपेंस और एक असेट में। एक्सपेंसेस डाई, असेट्स कंटिन्यू। एंड देयरफॉर बच्ची ने बोला हम इसको बैलेंस शीट में भेजेंगे और एक्सपेंस को P&L में भेजेंगे। लेट्स स्टॉप, एक बार यहां पे वापस आओ। नाउ क्या मिला आपको यहां पे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख रुपए का, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये 100 लाख रुपए की एसेट परचेज थी मान लीजिए, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख रुपए का। फिर अदर एक्सपेंसेस आप लिखे। नाउ थोड़ा और आगे बढ़ूं मैं चीज को लेकर के। ना सी, बेसिक ट्रायल बैलेंस का आइडिया क्या है आप लोगों को? ट्रायल बैलेंस का बेसिक आइडिया क्या है? सारे बैलेंसेस को अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाना क्या कंपलसरी है? इज इट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो। बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो के साथ ट्रायल बैलेंस भी चिपकाना पड़ता है क्या? नो। तो क्यों बनाते हैं? मैं एक बात बताऊं, कोई नहीं बनाता, मैं नहीं बनाता। 23 साल से हूं प्रोफेशन में, पढ़ाने में नहीं, काम तो कर ही रहा हूं अपना। कई सारी कंपनियां हैं मेरी, नॉन कोई कंपनी में ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, हम लोग नहीं बनाते। सर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक होती है? कंप्यूटर पे है। कंप्यूटर कैन नॉट बी अरिथमेटिकली इनकरेक्ट। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? वो करेक्ट ही होएगा, वो रॉन्ग होने का उसके अंदर कोई चांस नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस ना बेटा उतना कंपलसरी चीज नहीं है। बट ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों बोलते हैं नहीं ट्रायल बैलेंस तो बनना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हाथ से बुक्स बनाते हैं, कंप्यूटर से तो नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं, हमको तो कंप्यूटर एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है, तो हम तो ट्रायल बैलेंस तो हाथ से बनाएंगे, तो हमको तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना पड़ेगा। देखिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बी केयरफुल। परचेज, इस एग्जाम्पल वाला बोलिए। सेल्स, बाकी और ट्रायल बैलेंस में आइटम्स हैं, वी आर नॉट राइटिंग दैट बिकॉज सारा बुक्स हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं। हम खाली स्टॉक अकाउंटिंग को लेकर के जो बच्चों को थोड़ा सा जानकारी का कमी है हम वो चीज क्लियर कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस बन गया। मैनेजमेंट को 31 मार्च जब खत्म हुआ, 31 मार्च को रात को 12 बजे मार, मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग, 31 मार्च को रात को 12 बजे ट्रायल बैलेंस बना के रेडी कर दिया। ये ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। 31 मार्च को रात को 12 बजे वो गोडाउन में भेजा अपने आदमी को, बोला स्टॉक वैल्यू, सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, बोला जा स्टॉक वैल्यू करके ला। स्टॉक वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसीजर। वैल्यू करना पड़ेगा और फिर बुक्स में लाना पड़ेगा, तब तक ट्रायल बैलेंस बन चुका है। गया सामने बंदा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करके लाया, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर करके लाया, बोला क्लोजिंग स्टॉक 50 लाख रुपया। क्लोजिंग स्टॉक बेचारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाया। मैंने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक बेचारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाया। कोई गुनाह नहीं क्लोजिंग स्टॉक का, और आदमी का भी कोई गुनाह नहीं है। नोबडी इज एट एनी मिस्टेक, इट्स फाइन। परचेज ट्रायल में आ गया, सेल ट्रायल में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं आया, वैल्यू करके साइड में पड़ा हुआ है। यस और नो? 99.99% केसेस में मेरे बच्चों, तुम जब बड़े हुए हो तुमने जितनी बार भी ट्रायल बैलेंस देखा है, बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक उस ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है। एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। ट्रायल बन जाता है, स्टॉक वैल्यूएशन उसके बाद में होता है। और कंपनी को चाहिए भी नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आए। मेरा एक असेट है, मेरे ट्रायल में नहीं है, हम बुक्स में ले आएंगे बैलेंस शीट में, चिंता मत करो। नहीं समझे? ट्रायल में नहीं है तो कौन सा आग लग गया? ट्रायल कौन सा मेरा यार इंटीग्रल पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। फॉरगेट अबाउट इट, नहीं है ट्रायल में। कैसे लाएंगे बुक्स में? सेम चीज रिपीट करो अभी अभी जो किए थे। कैसे लाएंगे इसको बुक्स में?
सर एक एंट्री मारेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में अपने आप आ जाएगा, और वो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट को भी आराम से ट्रू एंड फेयर करवा देगा, एकदम पक्का। नाउ व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न कि क्लोजिंग स्टॉक बेचारा ट्रायल में क्यों नहीं आ पाता, क्लोजिंग स्टॉक बेचारा ट्रायल में क्यों नहीं आ पाता। क्लियर है? तो आप समझ गए ये वाला आंसर। नाउ मेरा सेकेंड बातचीत। अब मान लो मैं यहां पे इट्स माई बुक्स, माई ओनरशिप, और मैं मान लो थोड़ा सा गंदा आदमी, मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला बॉस मेरे को तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में चाहिए, मैं ट्रायल रोक के बैठा हूं। क्या? मैं ट्रायल रोक के बैठा हूं, तू आ वैल्यू करके ला, तू लाएगा, मैं एंट्री मारूंगा, उसके बाद ट्रायल बनाऊंगा। जल्दी से, हम तो लाएंगे इसको, ट्रायल में लाना चाहते हैं। कैन आई डू दैट? जल्दी बोले, कैन आई डू दैट? हैड यू लर्न द वे इन विच आई कैन डू दैट? और आपको थोड़ा भी मालूम रहेगा ना, बोलिए बच्चों। हाँ, कोई भी ना झमेला नहीं आपस में, अपन सीखने के लिए आए हैं। मैंने बोला मेरे को तो करना है भैया, लाना ही लाना है। तो बंदा आया, बोला सर 50 लाख का ले आओ। कैसे लाऊं बताओ? सर एक एंट्री ऐसी मार लो ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग लिखने की आदत है ना, मत लिखो ट्रेडिंग आधे घंटे, टू परचेज लिख दो 50 लाख रुपए का। परचेज भी तो ट्रेडिंग ही में जाता है, तो टू परचेज लिख दो ना, क्या हो जाएगा? सी हाउ closing stock is brought into the trial balance, and this is that journal entry which brings the closing stock in the trial balance. अगर वो ट्रायल में नहीं है तो भी सेम पर्पज सॉल्व करके देगा, हेलो कुछ डिफरेंट नहीं हो जाएगा, और अगर वो ट्रायल में है तो भी सेम पर्पज हासिल होगा। ट्रू एंड फेयर व्यू दोनों ही केस में डिस्टॉर्ट नहीं होगा। ओके, सो जस्ट सी, ये एंट्री मार दीजिए क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। अब ट्रायल बना के दो, अब नया ट्रायल बना के दो, और डरने का एकदम नहीं है बेटा, बोलो परचेज 50, क्योंकि डेबिट में 100 था। देख बच्चे, आप थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट का आइडिया है ना, इस तरह से मैं बोलूं सीधा सीधा तो ये इधर में 100 था, इधर में 50 क्रेडिट हुआ, तो परचेज 50, सेल 70, और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में असेट है ना, असेट है ना जी, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया डेबिट साइड में 50। अगर ये ट्रायल टैली था तो ये ट्रायल भी टैली करेगा। बिलीफ है हम बच्चे लोग, माने तुम बच्चे लोग, हम तो बड़े हो गए, तुम्हारे साथ इंक्लूड करने के लिए हम बच्चे बोल देते हैं, इसी परचेज को एडजस्टेड परचेज के नाम से जानते हैं। माने हम लोगों का फेथ बन गया है कि भाई ये एडजस्टेड परचेज है। सो एडजस्टेड परचेज इज नथिंग बट अ वे या मैनर ऑफ ब्रिंगिंग क्लोजिंग स्टॉक इनटू द ट्रायल बैलेंस बाय अ कमीना आदमी। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी भाई साहब, जिंदगी अच्छी चल रही थी, क्या प्रॉब्लम थी? नाउ यू हेल्प मी, अब मेरे को ट्रेडिंग बनाना, ले बना के दे। अच्छा ट्रायल देखा ना बच्चों, तुमको समझ में आया ना पूरा प्रोसीजर? मैं यही चीज बोल रहा था, आप लोगों को आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। अगर थोड़ा भी क्लैरिटी मिला इट्स ओके। अगर रिवीजन हुआ, सर हम सब पहले से जानते थे, तो रिवीजन हुआ कम से कम, और क्या डाल जरा ट्रेडिंग में डाल फिगर्स। टू परचेजेस 50 बाई सेल्स। अभी भी बाई क्लोजिंग की स्टॉक लिखने का हिम्मत है हिम्मत नहीं है ना? लिख दोगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू की 12 बज जाएगी। नहीं समझे? अभी भी लिख दो, औकात है तो 12 बजेगी कि नहीं बता ट्रू एंड फेयर व्यू की। जैसे लिखा ग्रॉस प्रॉफिट 70, 50 का माल तो 70 में बेचो, साला पूरा सेल कैसे प्रॉफिट हो जाएगा? कुछ तो खर्चा भी कटेगा मेरे बच्चों। नहीं लिख सकते बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज की 12 बजा चुका है। 12 बजाना मैं गिराने को बोलता हूं। सो क्लोजिंग स्टॉक परचेज को ऑलरेडी गिरा चुका है। योर परचेज इज नॉट परचेज, योर परचेज इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर ये नया चीज बोल दिए क्या?
तो ऐसा क्यों देख रहे हो? बोलिए क्या बोला मैंने? आप हेल्प करो बेटा। और आप लोग ना थोड़ा सा अब मतलब घुसो उसके अंदर में, बाहर से सुन करके बाहर नहीं भागने का है। बोलिए योर परचेज इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये परचेज नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। जो माल हमने बेचा है उसका खर्चा है ये 50 परचेज नहीं है। जो माल हमने बेचा है ये उसका कॉस्ट है। देयरफॉर द वर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने बेचा है उसका ये कॉस्ट है, जिसको आप एडजस्टेड परचेज के नाम से पॉपुलरली जानते हो। सो एडजस्टेड परचेज तो बस कुछ बोलना था, बोल दे एडजस्टेड परचेज। अदरवाइज एडजस्टेड परचेज इज द ट्रू नेम ऑफ, या रादर एडजस्टेड परचेज इज अ बैड नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जब तुम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां पे लिख दिए हो तो बस सेल के साथ मारपीट कराओ, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 50 लाख रुपए गुड सोल्ड का कॉस्ट आ गया, तो सेल के साथ कंपेयर करा लो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। तो आप लिख दो यहां पे टू ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख रुपया, हो गया काम। नाउ क्लोजिंग स्टॉक को कहां भेजना है? बैलेंस शीट में भेजना है। तो बच्चे लोग बेचारे जब फाउंडेशन में या 11-12 में पढ़ते थे तो बच्चे लोग इस तरह से याद करते थे। एडजस्टेड परचेज अगर ट्रायल में दिया ना तो क्लोजिंग स्टॉक को सीधा बैलेंस शीट में भेजना है। बोलते थे ना इस तरह से, ट्रेडिंग में लिख मत देना, यस और नो। अब आपको पर्पस के साथ, रीजन के साथ सब कुछ समझ में आया कि हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते और क्या वजह थी ऐसा होने की। तो इस चीज के बारे में बोल रहा था, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते थे। सो आई जस्ट ट्राई टू हेल्प देम आउट। इज इट ओके? चलिए आगे चलते हैं। सो एक बार कंक्लूड तो कर दो। मैं रिवीजन के लिए एक लाइन, एक पैराग्राफ बोलता हूं। नॉर्मली स्पीकिंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट, ठीक है? देन वी गो टू इवेल्युएट आवर stock. Thank you. Closing stock. Then we go to evaluate our closing stock. We go and first do the physical stock taking. थोड़े से वर्ड सुनिएगा, ये वर्ड्स काम आएंगे अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन केस में। We go and do the physical stock taking. Sir, what is that? हमारे गोडाउन में कितने स्टॉक हैं वो पहले काउंटिंग तो कर लूं, वैल्यू तो बाद में करूं, पहले गिन तो लूं कितने क्या हैं। स्टॉक तो बिखरे हुए पड़ेगा ना गोडाउन में, तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स की क्वांटिटी में, तो पहले काउंटिंग तो कर लूं। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टॉक टेकिंग। आप लोग बच्चे लोग ना उसको स्टॉक वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन बोलते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिटर डज, व्हाई विल आई वेरीफाई? अरे वेरिफिकेशन का काम ऑडिटर का, मैं तो स्टॉक टेकिंग करूंगा ना, वो वेरीफाई करेगा मैंने जो किया वो गलत है कि सही है। बट ठीक है ना, आप फिजिकल वेरिफिकेशन बोलिए, मैं ना डांटूंगा नहीं, बट प्रैक्टिकली इट इज फिजिकल स्टॉक टेकिंग। हम गिनेंगे जाकर के, डन। और उसके बाद फिर हम वैल्यू करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको बुक्स में लाएं। उसके पहले ट्रायल बैलेंस बन के रेडी है। अब ट्रायल बैलेंस में मेरे पास लाने का स्कोप नहीं है, तो हम क्या एंट्री करके क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, या कुछ लोग 2PL अकाउंट भी बोलते हैं। जो लोग ट्रेडिंग नहीं बनाना पसंद करते वो 2PL अकाउंट बोलते हैं, फुल स्टॉप। दूसरा बात, अगर मैं वेट करूंगा, ट्रायल बैलेंस को बंद नहीं करूंगा, मेरा स्टाफ को भेजूंगा पहले तू स्टॉक टेकिंग करके ला, वैल्यूएशन करके ला, मेरे को तो ट्रायल में घुसाना है इसको, उसके बाद ही ट्रायल बनाना है। क्या जर्नल एंट्री करके ट्रायल में डालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखने लग जाएगा, बोलिए हाँ, और परचेज गिर जाएगी। उस परचेज को परचेज बोलना गुनाह है। एडजस्टेड परचेज भी मत बोलो प्लीज, अब मैच्योर्ड बच्चे की तरह बात। एडजस्टेड परचेज इज ओके, अच्छा पुअर नेम, इट्स बैड नेम। जैसे मेरे को बुल्ला, बुल्ला इज निक नेम, मेरा नाम है सुदर्शन अग्रवाल, तो वैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेज सुदर्शन अग्रवाल बुल्ला। आगे, सो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसीलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया। सारा चीज एक्सप्लेन हो गया ना, आप समझ गए ना? आइंदा इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा।
जब जब आपको क्वेश्चन पेपर में ये दिखे ना, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। जितना बार आप ऑब्जर्व करके रिपीट कर पाओगे, 2 3 4 बार 5 बार रिपीट कर दोगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो हम लोगों को चाहिएगा एग्जाम में। इज इट डन? और उसके बाद अगर ट्रायल में आ गया तो क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इट विल डायरेक्टली फाइट विथ सेल्स एंड यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट। एंड दिस क्लोजिंग स्टॉक जो कि डेबिट में है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये कोई इनकम नहीं है, ये एक असेट है। उठाओ इसको, बैलेंस शीट में भेज दो। क्लियर? ड्रॉप। चलो कॉपी में स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री कितने तरह की होती है? 3। गुड। क्या क्या? रॉ मटीरियल्स इन्वेंट्री, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री एंड फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। और अगर कोई ट्रेडर हो तो मान लो उसकी फैक्ट्री फैक्ट्रा नहीं है भैया, आप तो बड़े आदमी का सीधा इन्वेंट्री बोलने लग गए। गरीब आत्मा की भी इन्वेंट्री होती है। आत्मा, आदमी को गरीब आत्मा बोलते हैं मां। तो फिनिश गुड्स नहीं, उसको बोलिएगा स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स मत बोलिएगा। फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP के बाद का जो स्टेज है उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं। ट्रेडर बंदे के लिए जो स्टॉक होता है ना, वो स्टॉक इन ट्रेड बोलता है, वो उसको फिनिश गुड्स नहीं बोलता है। फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड में फर्क होता है बच्चों। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अब जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन इज ए फिनिश गुड्स फॉर, यस, फॉर लिंक इंडिया लिमिटेड, उसके लिए फिनिश गुड्स है। पर एक पेन के दुकानदार के लिए वो थोड़ी जानता है रॉ मटेरियल है ना, WIP है ना, फिनिश गुड्स है। जो जैसा यूज कर ले जाके भैया, नहीं समझे? जो ले जाके जैसा यूज कर ले, नहीं समझे अभी भी? आज एक प्लास्टिक का ट्रेडर है, छोड़िए ना, प्लास्टिक का ट्रेडर है जो इस पेन को बनाने में लगती है। ऊपर का जो प्लास्टिक लगा हुआ है पेन बनाने में, वो प्लास्टिक का ट्रेडर है। वो क्या बोलेगा प्लास्टिक को? रॉ मटेरियल। आप समझ रहे हो? लिंक बोलेगा प्लास्टिक को रॉ मटेरियल, बिकॉज लिंक उस प्लास्टिक को पेन बनाने में यूज करेगा। पर जो प्लास्टिक का डीलर है, जो प्लास्टिक के खरीद के प्लास्टिक बेच देता है, वो थोड़ी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स बोलेगा, वो तो स्टॉक इन ट्रेड बोलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ग्रेट। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मैं आपको फिर ना 4 तरह की इन्वेंट्री बोल रहा हूं। क्या क्या? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री। स्टॉक इन ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए रेलेवेंट है। एक और तरह की इन्वेंट्री होती है जिसको स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जब आप लोग कॉस्टिंग की क्लास में जाओगे ना, तो 7-8 क्लास होने के बाद योर टीचर विल स्टार्ट सेइंग समथिंग कॉल्ड इनडायरेक्ट मटीरियल्स। क्या बोलना स्टार्ट करेंगे? इनडायरेक्ट मटीरियल्स। एक वो लोग बार बार बोलेंगे डायरेक्ट मटीरियल, और फिर कभी कभी बोलेंगे इनडायरेक्ट मटीरियल। जो डायरेक्ट मटीरियल वो लोग बोलेंगे ना, दे आर योर रॉ मटीरियल्स, और जो इनडायरेक्ट मटीरियल बोलेंगे ना, दे आर योर स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जो मैन्युफैक्चरिंग, लूज टूल्स भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको लूज टूल्स भी बोलते हैं। लूज टूल्स इज ए बैड वर्ड अगेन, आई एम सॉरी, मैं यूज नहीं करता ये वाला वर्ड। बुक में भले लिखा रखता हूं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स इज ए गुड वर्ड। स्टोर्स एंड स्पेयर्स की खास बात क्या है? और एक स्पेयर होता है मशीनरी स्पेयर्स। अगर मैच्योरिटी थोड़ी सी भी है तो गेस करके बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी स्पेयर्स, जिसको हम लोग स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोलते हैं, एंड हाउ इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मशीनरी स्पेयर्स? मैं मशीनरी स्पेयर्स के बारे में कुछ ओपन करके बोलूं? shall I give you an information example type of thing? उसके बाद आप बात करना फिर हमसे। मशीनरी स्पेयर, जैसे ये तुम लोग पीछे वाले बच्चे नहीं देख पा रहे हो, जो आगे के बच्चे एक बार जरा पीछे मुड़ के देखो, घड़ी के ऊपर
वहां एक मशीन रखी हुई है, बोली है कि नहीं है, ऐसे उसमें निकला हुआ एक ठो बाहर में है ना, वो नॉर्वे से एक ठो मशीन मंगाई है मैंने, ठीक है, वो क्लास की रिकॉर्डिंग करती है, ये जो क्लास चल रही है वो रिकॉर्डिंग कर रही है वो मशीन, ओके। और बाकी जो इसका जो कंप्यूटर वाला सेटअप है, इसके साथ एक तो कंप्यूटर का सेटअप भी चाहिए ना, वो सेटअप ऊपर में है, इस फ्लोर के ऊपर में मेरी 2-3 प्रेमाइसेस हैं, वहां पे है। अब क्योंकि नॉर्वे से मशीन आई है और मान लो मशीन खराब हो जाए, आप समझ रहे हो? अच्छा, इस मशीन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, मतलब यहां की क्लास को हम, गिरीश पार्क में मेरी क्लासरूम्स हैं, अगर वहां पे बच्चों को बिठा के क्लास करवाना चाहें तो वी कैन डू दैट, बट अभी मान लो वो सेटअप नहीं है। तो ये रिकॉर्डिंग मशीन है, इसमें एक स्पेयर पार्ट लगा हुआ है, मैंने उसके 2 स्पेयर खरीद के रखे हैं। एक पार्ट लगा, उस समय तो स्पेयर पार्ट नहीं बोलते, वो तो पार्ट है, मशीन का पार्ट बोलेंगे, पर मैंने उसके 2 स्पेयर खरीद रखे हैं। कंपनी नहीं बोला तो खरीद के ले जाइए, जरूरत पड़ेगी, नहीं मिलेगा तो आप रास्ते पे आ जाएंगे। तो मैंने खरीद रखा है 2 स्पेयर पार्ट, 2-2 लाख रुपया करके लिया मेरे से, आज तक यूज नहीं हुआ बच्चों, मशीन 11 साल से है। क्या हुआ, क्यों यूज नहीं हुआ? मशीन खराब नहीं हुई, क्या करूं, जबरदस्ती यूज कर लूं? इसको बोलते हैं मशीनरी स्पेयर्स। और आप जो स्टोर्स एंड स्पेयर जानते हो उसके बारे में कुछ बोलो, और दोनों का डिस्टिंक्शन बोलो बच्चों, 100 रुपीज अवार्ड दूंगा मैं, और अगर अकाउंटिंग प्रोसेस बोल पाए तो और 100 रुपीज अवार्ड दूंगा। टेक योर टाइम, टॉक टू योर फ्रेंड्स, उसके बाद रेज योर हैंड्स। 2 मिनट्स का टाइम है, आराम से वेट करो, बात करो, उसके बाद जवाब दो। दोस्त यार से बात करके 100 रुपया डिवाइड कर लेना पार्टी में, और क्या। हाँ देख लिया बेटा, शांति रखो, अभी सबको सोचने दो, ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है, कंफर्टेबल रहिए। एक बात बोलूं क्या, पहला वाला 100 रुपीज जो है ना, वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, नहीं मैं दूंगा अवार्ड फिर भी, पर वो अगर कोई बच्चा नहीं जीतता है तो वो बेवकूफ है, नहीं समझे? हाथ उठाया और गलत बोला अगर उसने ना, तो वो बेवकूफ है। दूसरा वाला जो 100 रुपीज जिसके लिए पढ़ाई की जरूरत है, वो मैंने पढ़ाया नहीं है, एक हम अभी पढ़ाएंगे और दूसरा हम अगले वीक पढ़ाएंगे। कम से कम पहला वाला तो जीतो, और दूसरा वाला भी गेस ही तो करना है, कौन सा कुछ पहाड़ तोड़ देना है, रुपया ले थोड़ी लेंगे तुमसे। बोलिए, हाथ उठाइए, कितने लोगों के हाथ उठ रहे हैं जरा बताइए बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी स्पेयर एंड ए मशीनरी स्पेयर, एंड हाउ आर दे अकाउंटेड फॉर? मान लो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखने आया एग्जाम में, साला डिफरेंस तो समझ में आया, अकाउंटिंग भले बाद में समझ लेंगे। ओनली 2 बॉयज, क्या यार सर, आधा ही बोलेंगे। हाँ तो आधा बोलने के लिए भी हाथ उठाओ ना, क्या दिक्कत है सर, हम लोग को 100 रुपया तो मिले। 2 स्टूडेंट, 50 नहीं मिलता है। 3 स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, नो गर्ल्स, कोई हिम्मत नहीं है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, गर्ल्स लोगों को कभी मैं जोर से नहीं बोलता, कभी भी नहीं, वो डर लगता है मेरे को बहुत। हाँ तुम लोग एक्सपेक्ट मत करना कि तुम लोगों को जोर से सुनने नहीं मिलेगा। कौन कौन हाथ उठा रहा है? अगेन दोस्त 3, 4, ये बच्ची भी उठाइए हाथ। तुम बोल बेटा, क्या नाम तेरा, बोल। आगे नहीं, ये भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज होता है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। हाँ हाँ आगे बोल, आगे बोल। यू आर देयर, तुम तो सेकंड वाला 100 भी जीत जाएगा हमको लग रहा है, आगे चल। हाँ और थोड़ा आगे चल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ही इज गोइंग गुड। दूसरा वाला 100 रुपीज भी जीतने का स्पार्क दिखाई दिया मेरे को। हाँ
दैट स्पार्क आई हैड सीन, वो बच्चा है बेचारा, छोटा है, वो नहीं समझ पा रहा है कि हम क्या बोल पा रहे हैं, बट स्टिल आई एम हैप्पी. ग्रेट. किसको, कौन से वाले को? हाँ, वो बच्चा बोल रहा है सर दिस इज एन इन्वेंट्री, दिस इज अ स्टॉक. एक दो वर्ड और बोलेगा, मैं आगे बोल लूं. लेट मी टेक दी लीड, या तू दो तीन और सेंटेंस बोलने के मूड में है. सेकंड वाला पार्ट अभी बाकी है तेरा. हाँ, फर्स्ट वाले पार्ट का अवार्ड तू ऑलमोस्ट जीत गया है. ये क्या चीज है फिर बेटा, उसको बोलने दो. थैंक यू. पढ़ा नहीं है, गेस करके बोल रहा है, एंड वेरी नाइस गेस. पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीक. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एस आएगा ना? कौन सा एस है? एस 10. उसमें पढ़ेंगे. बच्चा गेस से बोला है, परफेक्ट बोला है. बच्चे ने बोला इसको आप असेट की तरह अकाउंटिंग कीजिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह, फिक्स्ड असेट की तरह, और इसकी अकाउंटिंग आप इन्वेंट्री की तरह कीजिए, स्टॉक की तरह. इस पे 2 लगाइए, इस पे 10. पैसा नहीं लगा रहे, इसका नंबर बोले हैं. इस पे एस 2 लगाइए. अच्छा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इसी तरह से पढ़ाता हूँ. थोड़ा सा उपाय नहीं. हाँ, जिसको लगता है कि सर टाइम वेस्ट करते हैं तो चले जाओ कहीं और. ना, पैसा वापस नहीं मिलेगा ना. दिस हियर वी विल यूज AS2, and for this accounting we'll use accounting standard 10. That's nice. और सर डिफरेंस क्या है दोनों में? This is going to be consumed in the manufacturing process. This is as good as a raw material. As good as a raw material. Almost like an inventory. Just the difference is raw materials are direct material, they are indirect material. Raw material दिखते हैं फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल दिखते हैं फिनिश गुड्स में, इनडायरेक्ट मटेरियल दिखते नहीं है, बेचारे कमजोर टाइप होते हैं. पर स्टोर्स एंड स्पेयर्स का भी रोल होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. फिनिश गुड्स के बनने में बेचारे वो भी पिस जाते. गेहूं के साथ घुन पिसता है, पढ़े वाला ये वाला वर्ड सुने हो, गेहूं के साथ घुन भी, ये बेचारे उसी तरह के हैं. कोई औकात नहीं इन लोगों की, पर खर्चा लगता है, एंटिटी को खरीदना पड़ता है. एंड दे आर वैल्यूड एट कॉस्ट. पहला इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल डिस्कस हो गया. क्या? स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड दे आर आवर इन्वेंट्री. एंड द डेफिनेशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स इज, बोलो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर दोज इनडायरेक्ट मटीरियल्स which are consumed, thank you, which are used in the manufacturing process, which are used in the manufacturing process, and their use is frequent. रेगुलरली कंज्यूम होते रहते हैं वो लोग, दमादम लगते रहते हैं वहां फैक्ट्री के अंदर. ये क्या है सर? दे आर मशीनरी स्पेयर्स, दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ asset. They are capital asset, sir. They are capital asset. They are as good as a capital asset. ठीक है सर, जब वो पार्ट खराब होगा तो आप स्पेयर पार्ट को उसके अंदर लगा दीजिएगा, that's fine. But they are almost like a asset, and therefore इसका use is very very less frequent. Less frequent को infrequent बोल सकते हैं. इसका यूज frequent नहीं है. इसकी अकाउंटिंग के लिए वी विल यूज AS10, इसकी अकाउंटिंग के लिए वी विल यूज AS2. और डिफरेंस इज दैट वन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड वन इज स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर, बोलो, स्पेसिफिक, हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड इट्स यूज इज वेरी मच, हाँ, इनफ्रीक्वेंट. ये डेफिनेशन और अकाउंटिंग प्रोसेस. मैं उस बच्चे को अवार्ड दे रहा हूं, तब तक आप लिखो. हेडिंग दो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स. बच्चे जरा उधर ट्रांसफर करा देना पैसा. थैंक यू. अच्छा, ये सब क्वेश्चंस आप लोग जरूर ट्राई कीजिए. ये इनविटेशन है कि आप लोग ट्राई करें और आप लोग देखें कि यस, हम लोग उतने खत्म बच्चे
नहीं है, हम लोग तेज हैं, हम लोग कोशिश ही नहीं करते साले, इसीलिए पीछे रह जाते हैं. सो वी शुड ट्राई. गेस कीजिए ना, कौन सा डांटेंगे, हम मारेंगे थोड़ी. आप गलती भी करेंगे ना, हम समझाएंगे. चलो लिखो, क्या लिखा बच्चों? डैश करके लिखो. दे आर दोज इनडायरेक्ट मटीरियल्स क्लास समझ में आ रही ना आप लोगों को? आप कंफर्टेबल हो क्लास से? गुड. दे आर दोज indirect materials which are consumed in the manufacturing process. Which are consumed in the manufacturing process. Full stop. They are ऐसे दे आर की जगह लिखो इफ दे आर. एक तो इफ वहां पे बिठाओ ना प्लीज. If they are there, if they are there in hand on the last date, in hand on the last date, आखिरी दिन में वो अगर हमारे पास हैं, कॉमा करके लिखिएगा. देन कॉमा करने की जरूरत नहीं है. If they are there on the last date, then they are inventories. They are inventories. Full stop. Such inventories are valued at जवाब दीजिए. कॉस्ट. सर ये कॉस्ट का फंडा क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन वर्ड यूज करता होगा आप लोग. अकाउंट सेज 99% कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट 1% एस्टिमेट्स. एक मिनट. अकाउंट सेज 99% हिस्टोरिकल कॉस्ट 1% एस्टिमेट्स. एफएम की क्लास में जब जाओगे, चाहे मेरे यहां चाहे कहीं भी, FM is 100% estimates. Costing is 99% estimates. फ्यूचर के प्रोजेक्शंस को लेकर के कहानियां बनती है वहां पे. कॉस्टिंग में तो चलो 50-50 हो सकता है, बट FM is 100% estimates. क्या फर्क है हिस्टोरिकल कॉस्ट में और एस्टिमेट्स में? किसके सही होने के चांसेस ज्यादा है? साला गलत कैसे होगा? वो हिस्ट्री है, नहीं समझे? हो चुका है, अब क्या गलती करेंगे उसमें? एस्टिमेट्स करेंगे तो गलती होने के चांसेस हैं. बैड डेट में क्या गलती भैया? प्रोविजन फॉर बैड डेट में गलती हो सकती है. नहीं समझे अभी भी? जो डूब गया पैसा, उसको मेजर करने में क्या प्रॉब्लम है? जो आगे डूबने वाला है, उसको ना एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम है. छोड़िए, चलिए इसके बारे में कोई और दिन बात करेंगे. ये कॉस्ट का क्या फंडा है? कॉस्ट 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 हर जगह पे यूज होता है. किसको बोलते हैं कॉस्ट? परचेज कंसिडरेशन को. माने कोई चीज खरीद के लाए तो जो परचेज कंसिडरेशन है, जो पेमेंट हमने सामने वाले को किया, दैट इज कॉस्ट. और कुछ बोले डरते क्या है? सेल माइनस प्रॉफिट. पर सेल माइनस प्रॉफिट दोनों तो साला करेंगे. अभी तो खरीद के लाए हैं. आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो अभी तो कॉस्ट को मेजर करते हैं ना, फिर बात करते हैं सेल माइनस प्रॉफिट की. बोलिए, और कोई चीज इंक्लूड करोगे बेटा कॉस्ट में? रुकिए, वो बच्ची कुछ बोल रही है. बोलिए बेटा. अच्छा, उसके अंदर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने का है. गुड. किस तरह के? ओके, वेजेस तो कैसे? वेजेस तो फिर फिनिश गुड्स की बात करने लग गए आप.
मैं कोई चीज डायरेक्ट खरीद के लाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, जैसे मान लीजिए मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाया, हाँ, सिर्फ उतनी की बात कर रहा हूं। बाकी जो आप वेजेस की बात कर रहे हो, आई विल डू इट एट अराउंड 1 बजे के आसपास हम लोग वो वाली बात करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए मैं कोई, ऐसे आई एम ए ट्रेडर, आई एम ए ट्रेडर एंड मैंने एक ग्लास खरीद के लाया 1000 कार्टून। ये ग्लास में खरीद के लाया 1000 कार्टून, और इसमें से 990 कार्टून बिक गए और 10 कार्टून मेरे पास पड़े हुए हैं। काउंटिंग ठीक है ना रे बाबा, इसमें हेल्प कर देना, मेरा काउंटिंग थोड़ा पैदल है। नाउ 10 कार्टून बचे हुए हैं, तो मैं इनका कॉस्ट मेजर कर रहा था क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्या क्या चीज ऐड करोगे कॉस्ट में, उस बच्ची को बोलने दीजिए। अच्छा, पहले तो परचेज प्राइस तो ऐड करोगी, जो परचेज करने के लिए पेमेंट किया है। गुड। बच्ची बोलते कैरेज इनवर्ड आपको ऐड करना चाहिए। आई एम विथ यू, करना ही चाहिए। कैरेज इनवर्ड का इंग्लिश ट्रांसपोर्टेशन है बाबू, ऐसे इंग्लिश में घुमा का मत। मतलब ठीक है, हम थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हाँ, कुछ भी नहीं बोल सकते ऐसे। बोला कैरेज इनवर्ड तो जोड़ो, तो ट्रांसपोर्टेशन जोड़ो, फिर बोलो लाने का खर्चा। ऐसा मत कर बेटा, अन्याय मत कर। लोडिंग अनलोडिंग, गुड। इंश्योरेंस चार्ज। एक बात बोलूं क्या, आइडिया सॉलिड है, आप लोग वीक नहीं है, मतलब देखने से पढ़े लिखे लग रहे हैं। स्टोरी लाइन इज सिंपल। इन्वेंट्री को क्या, इन्वेंट्री को प्रेजेंट, इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में पहुंचाने तक आपका जितना खर्चा लगा सब जोड़ जाड़ दो, आपकी इन्वेंट्री का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। डिड यू गेट द पॉइंट? और अगर बच्चों, अगर उसमें आपने कुछ ऐसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पेमेंट किया है जो रिकवरेबल नेचर का है, हैड यू हर्ड अबाउट जीएसटी? जीएसटी नाम सुना आप लोगों ने? डू यू नो कि जीएसटी का क्रेडिट मिलता है? डू यू नो जीएसटी का क्रेडिट मिलता है? क्या होता है वो? पर ऐसे मत पूछिए, हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी जाएंगे टैक्स की क्लास में, 5 महीना बाद पूछिएगा, देखिए कैसे बोलते हैं आपको। हम भी ऐसे नहीं कि 100% तुमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेक अ गेस। 1 मिनट बच्चा बोल रहा है। हाँ, तो क्या होता है वो? बाप रे, वर्ड तो साला सब मालूम है, वर्ड तो भारी भारी पूछवा लो भैया यहाँ पे। गुड। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये? हाँ, थोड़ा बोलना बेटा, हम देयर टू सपोर्ट यू मैन। परेशान करने के लिए हम नहीं, हम सच बता रहे हैं आपको। कभी लगेगा नहीं आदमी हमको परेशान कर रहा है। डिमोरलाइज में कभी नहीं करता किसी को। मेरा जैसा आदमी अगर सीए बन सकता है और इतना पैसा कमा सकता है, तो तुम लोग तो तोप हो भाई। हाँ, रॉ मटेरियल खरीदा तो उस पर जीएसटी लगा, मान लो। हाँ, कुछ खरीदा ना वो, तो उस पर सरकार ने कुछ टैक्स ले लिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि किसी ने तो वो गुड्स बनाया होगा। अरे मेरा ना वो रॉ मटेरियल है, किसी का तो साले का फिनिश गुड्स हो सकता है। तो मैंने उससे खरीदा और मैंने देखिए बच्चा कितना अच्छा बात बोल रहा है, ही इज ऑलमोस्ट देयर बिना जीएसटी पड़े हुए। तो सर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा है कि रिकवरेबल ड्यूटीज क्या होती हैं, तो इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट, एंड अभी तक वो 100% करेक्ट है। तो मान लो मैंने कोई रॉ मटेरियल एक्वायर किया, किसी के लिए वो फिनिश गुड्स था, उसने उस फिनिश गुड्स के लिए सरकार को जीएसटी पेमेंट किया था, तो वो जीएसटी मेरे से ले रहा है। ठीक है, नाउ मैंने जीएसटी पेमेंट कर दिया बेटा, 40 रुपए का रॉ मटेरियल था, 10 रुपए की जीएसटी थी। बोला सर 25% जीएसटी किसी में नहीं है। भाषण मत देना, परसेंटेज हम भी दिमाग नहीं लगाते। बोलो आगे, बोल बेटा। मान ले मैं बना दिया प्लास्टिक से पेन, कैसे? रिटेलर से, सरकार से रिकवर करूंगा मैं। जानता है कैसे? सुन कैसे। यू आर ऑलमोस्ट देयर, बस यहां से मैं 10% कंप्लीट करवा देता हूं। सुनिए क्या होता स्टोरी।
40 + 10 50 रुपया दे करके मैंने क्या खरीदा? प्लास्टिक। ठीक, 10 रुपया चला गया जेटली के पास, बेचारा अभी यूएस में इलाज करवा रहा है। आ गया वापस ना? रे श्योर? ओके, हेल्दी हैं तो, क्योंकि अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनना है उनको, नहीं तो मुश्किल में पड़ेगा देश हमारा। केजरीवाल अगर अगला फाइनेंस मिनिस्टर बना, खिचड़ी सरकार में कोई भी बन सकता ना जी। नहीं देखा, राहुल गांधी बन गया प्राइम मिनिस्टर और केजरीवाल फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए 40 + 10, सुनिए, प्लास्टिक खरीदा हमने रॉ मटेरियल, 50 रुपया दिया प्लास्टिक के सेलर को, उसने 10 रुपया सरकार को जमा कर दिया। अब बनाया मैंने पेन, ठीक है, पेन पे जो जीएसटी है वो है मान लो 15 रुपए की। पेन पे जो जीएसटी है वो है 15 रुपए की। तो मेरे को गवर्नमेंट को 15 रुपया नहीं देना पेन मैन्युफैक्चर करने की वजह से, 5 रुपए सरकार को देने हैं। हम इनपुट का क्रेडिट उठा लेंगे। व्हाट इज इनपुट फॉर विच आउटपुट? इसमें एग्जांपल में बोलो। प्लास्टिक इज योर इनपुट, पेन इज योर आउटपुट। तो हम जेटली जी को 5 रुपया देंगे, टोटल 15 मेरे पॉकेट से, लेकिन 15 निकल गया भैया, जल्दी बोलिए। और वो बच्चा फिर करेक्ट बोला, ये 15 रुपया हम जो स्टूडेंट पेन लिखेगा ना, पेन, उससे लेंगे। हेलो, अब मान लो पेन है 150 रुपए की, जीएसटी 15 रुपया, तो बच्चों तुम 165 रुपया देना मेरे को। तो सर पूरा 15 रुपए तो फिर मेरे पॉकेट से लग गया, पेन लिखने वाले के बेचारे के। यस, कंज्यूमर इज द अल्टीमेट पेयर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोला? फिर से सुनिए, कंज्यूमर इज द अल्टीमेट पेयर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सोच, जिसने प्लास्टिक बनाई थी, हाँ, जिसने प्लास्टिक बनाई थी, उसने 10 रुपया जेटली को दिया, मेरे से लिया। बोला, उसने 10 रुपया जेटली को दिया, मेरे से लिया, तो मेरा लगा 10, उसका थोड़ी लगा, क्योंकि तब तक यही व्यू था मैं प्लास्टिक कंज्यूम करके खा जाऊंगा। पर मैं तो सियाना, मैं तो प्लास्टिक को इनपुट के रूप में यूज किया। हेलो, अब मैंने उसमें कुछ ऐड किया तो पेन बन गया। जेटली बोला पेन का जीएसटी 15, नहीं वो तो 15 ही बोला, हम 5 दिए। वो बोला पेन का जीएसटी 15, मैं बोला 10 मेरा तेरे को दिया हुआ है। दैट इज इनपुट ड्यूटी क्रेडिट। किसी को थोड़ा भी वैग आइडिया था, कंफर्म करा लो। इनकम टैक्स की क्लास में 4 महीने बाद पढ़ेंगे आप लोग ये चीज, कम से कम 3 साढ़े 3 महीने बाद। पहले इनकम टैक्स पढ़ा जाएगा, फिर जीएसटी पढ़ेंगे लास्ट में। तो मैं उसको 10 दे चुका था जेटली को पहले से। मैंने बोला बॉस मैंने 10 दे दिया है, नाउ टेक ओनली 5 फ्रॉम मी। तो अल्टीमेटली अभी मेरे पॉकेट से लगा हुआ जो भी लगा हुआ है, उस मैन्युफैक्चरर, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर की पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है। तो मेरे पॉकेट से कितना लग गया? 15। मैं तेरे से लूंगा 15। अल्टीमेट पेमेंट किसने किया? हाँ, तुमने किया। अभी ट्यूशन फीस में तुमने मेरे को जीएसटी दिया है कम से कम 1200 रुपए का। सर हम लोग को नहीं मालूम, दिया है 8,500 रुपए। कितनी मेरी फीस है? दोनों ग्रुप मिला के 16,000। तो उसके अंदर जीएसटी आपको मालूम है 18%। वाह, उसके अंदर जीएसटी है। 118 ले रहा हूं मैं तुमसे। माई 16,000 इज 118%। So my tuition fees is remaining 16,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100। मार कैलकुलेटर फटाफट, मारो जल्दी, स्मार्ट बनिए, फटाफट दिमाग लगाया कीजिए, बी प्रैक्टिकल। हाँ, 13,560। मैं तुमसे 13,560 ही लिया हूं, बाकी जेटली लिया, याद रखना। राउंड ऑफ है प्लीज। कितना रुपए दियो मेरे को?
तुम टोटल मेरे को दिए ना, कितना दिए? 16,000, पर मेरे पास रहेगा 13,560, बाकी 2,460 तुमने भारत सरकार को दिया है. सो यू आर हेल्पिंग इन बिल्डिंग द नेशन. आई एम नॉट. So you people who pay taxes, it's you who are the ultimate consumers. हम लोग बाल कटवाते हैं, उसमें भी जीएसटी देना पड़ता है. Any type of services you take, it's goods and service tax. Let's leave it. चलिए आगे चलते हैं. लिखो पैराग्राफ नंबर 2. Ready? Cost of purchase. It includes, बोलिए, जो जो आपने बोला सब नाम उम बोलिए, 2 4 5 तो लिखो. परचेज प्राइस प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बगल में ब्रैकेट में अदर देन लिखो. अदर देन, अदर देन. जीएसटी वर्ड नहीं लिख के ये वर्ड लिखो. अदर देन रिकवरेबल ड्यूटीज. एक बात बोलूं, पेन तेरे लिए कितने रुपए की है? तूने कितना रुपया दिया, याद है तुमको? टोटल मिला के तुमने कितना रुपया दिया था? 165 वर्ड बोला था क्या मैं? 165, 150 और 15 बोला था क्या? वेरी नाइस. 165. तुम 165 ही बोलना इन्वेंट्री को. तुमने जो मेरे को 15 रुपया दिया ना, तुम उसका क्रेडिट उठाने की ताकत नहीं रखते. बोलो क्यों? मैं जब प्लास्टिक में 10 रुपया पे किया तो हम उस ड्यूटी का क्रेडिट उठाने की ताकत रखते हैं, बिकॉज प्लास्टिक इज अ इनपुट फॉर मी, बट पेन इज नॉट एन इनपुट फॉर यू. तुम पेन से कुछ हवाई जहाज नहीं बना दोगे. तुम पेन से बैठ के लिखाई करोगे तो तुम पेन को कंज्यूम करोगे. सो तुम जो टैक्सेस पे करते हो ना, वो रिकवरेबल ड्यूटीज नहीं है. लेकिन मैंने जो टैक्स पे किया था प्लास्टिक खरीदते समय, वो रिकवरेबल ड्यूटीज है. डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलो लिखो. परचेज प्राइस प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस, वही freight inwards plus all other directly attributable acquisition costs. चलेगा जी ये वाला वर्ड? प्लस ऑल अदर, क्या? डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल एक्विजिशन कॉस्ट. चलेगा ना ये वाला वर्ड? ग्रेट. अच्छा, अब इधर आइए. तो अगर मेरे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है 400 क्वांटिटी और मेरे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है 700 क्वांटिटी, for valuing my raw material, if I want to determine the cost, then only cost of purchase is relevant, because I purchase raw materials. But if I find the cost of my finished goods, then बोलने नहीं देना है. If I want to find the cost of my finished goods,
तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज रेलेवेंट नहीं रहेगा, जो रॉ मेटेरियल इसके अंदर घुसा हुआ है उसका कॉस्ट ऑफ परचेज तो मैं लूंगा ही, पर क्या खाली उतना ही कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है? अब वो बच्ची बोलेगी, फिर से क्या बोला पहले बताइए, मैंने क्या बोला? क्या कॉस्ट ऑफ रॉ मेटीरियल और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का कॉस्ट सेम रहेगा? कौन भारी रहेगा? काय को? गुड, बोलो क्यों भारी रहेगा? और जो जानते हो ना बेटा, बोलना है, जितना बोलोगे गलती निकलेगा, गलती निकलेगा तो हम सही करेंगे, सही निकलेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। 1 सेकंड, ये बच्ची बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, पीएल में रिकॉर्ड करते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो फिनिश गुड्स में ऐड हो जाएगा, ऐसा तो कभी भी मत कर देना, ये तो माने बहुत बड़ा मिस्टेक है। इनडायरेक्ट की जगह वर्ड यूज करो डायरेक्ट, पीएल की जगह वर्ड यूज करो ट्रेडिंग। सो आप एकदम ही गलती बोले हैं, एकदम इधर आ जाइए, ठीक है? सो सजा के बोलिए, फिनिश गुड्स का कॉस्ट कैसे निकाला जाए? हाउ टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। से बच्चों मैं ऐसे बोलता हूं, मान लीजिए मैं एक पेन का मैन्युफैक्चरर हूं, से आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ पेन, हाउ शुड आई डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ अ पेन? पहले बताइए, हु इज सेइंग, हु इज गोइंग टू से? और ना मैं डांटूंगा नहीं, समझाऊंगा आप लोगों को, हाथ उठा के बोलिए, क्योंकि ऐसे इतने सारे जन बोल रहे हैं ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या, मैंने मेरे पास कौन सा आंसर आ रहा है, बोलिए। ओके, मे आई इंक्लूड वेजेस? मे आई इंक्लूड वेजेस? देखिए बच्ची ने तो बढ़िया बात बोली। हाँ, बच्ची ने बोला कि सर आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऑफ परचेज है ना, वो तो जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपने पेन बनाई है ना, तो प्लास्टिक तो यूज किया है ना इसके अंदर, इंक भी यूज किया है ना सर इसके अंदर, जल्दी तो प्लास्टिक है, इंक है, थोड़ा सा लोहा है, स्टील वगैरह जो भी तुम बोल दो सर, दे आर तो ऑल योर रॉ मटेरियल्स, तो उसको तो आप खरीद के ना लाए होंगे, जल्दी बोलिए। तो सर वो सब तो पक्का ऐड कर दीजिएगा, तो वो तो कॉस्ट ऑफ परचेज का डेफिनेशन हम लोग पढ़ा ही दिए आपको, तो वो तो आपको ले लेना है। प्लस फिर उसने कुछ बोला, उसने बोला कि सर इसके बाद आपको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा, माने जो भी खर्चा लगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है रे बाबा, उसको डायरेक्ट बोलने की जरूरत, तेरे डायरेक्ट बोलने से वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट है बोल के तू डायरेक्ट बोल रहा है, नहीं समझे? तो तू आराम से बोल, तू जितना बोल रहा ना उतना काफी है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, सर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए मेरा और जो भी खर्चा लगा, यस दे आर डायरेक्ट इन नेचर, थैंक यू वेरी मच, वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सो व्हेन somebody starts talking about cost of finished goods, he should at least use 2 words. Cost of finished goods include cost of purchase and cost of conversion. Cost of purchase of what? Raw material. Don't use the word cost of purchase of finished goods. Man, you are not purchasing finished goods. You are purchasing raw materials and you are converting them into finished goods. So don't make a mistake. ये बेवकूफ वाला गलती मत करना, please. So it's COP plus COC. And what is COC? Cost of conversion. What is this exactly? एक मिनट, हाँ बोल बेटा, क्या नाम तेरा? दर्शन। दर्शन की सुदर्शन? ओके, गुड। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रैक्टिकल आइडिया यही है, रटने का फंडा छोड़ो, प्रैक्टिकल बात यही है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो भी खर्चा मेरा लगा है, हम सब इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा ब्रेकअप, थोड़ा सा डिटेल, हाँ वही एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स बोलते ना। बीकॉम में घुस चुके आप लोग?
कभी भी लाइफ में कॉस्ट शीट बनाए हो? बनाए हो ना कभी भी लाइफ में? एनीबडी जिसने जिंदगी में कभी कॉस्ट शीट नहीं बनाया? ओके, ठीक ठीक ठीक। नाम से खर्चे का मीनिंग समझ रहे हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स खर्चा को बोलते हैं। नाम से समझते हो किस तरह के खर्चे हैं ये सब? हाँ नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलने की इतना दरकार नहीं बाप रे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना मत बोलो बाप। यू ठीक है, काम से खर्चा का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? कि ये क्या खर्चा ये खर्चा क्या काम करता होगा मेरे लिए, ये क्या करता होगा, उतना समझ में आ रहा है ना? मेरे को बहुत फाइन प्रिंट नहीं देना, वो कॉस्टिंग के सर लोग देते रहेंगे। ये क्या चीज का खर्चा है, इंटरेस्ट छोड़िए ना, ये क्या चीज का खर्चा है और ये क्या चीज का खर्चा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। गुड गुड, रुकिए रुकिए रुकिए, गुड। इसका मतलब दर्शन, तू जो बोला कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक पहुंचाने के लिए मेरा जो खर्चा लगा, उसमें ये भी है? बोली हाँ या ना? उसमें ये भी है, क्योंकि तो फैक्ट्री में लग रहा है और फैक्ट्री में तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ही तो है। बोली हाँ या ना? तो इसको भी फिर मैं इंक्लूड तो करूंगा मेरे फिनिश गुड्स के कॉस्ट के डिटर्मिनेशन में। फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं इंक्लूड तो करूंगा। यस नो बोलना है? एंड व्हाट अबाउट दिस? सर एडमिन ऑफिस चलाने का खर्चा है, सेलिंग माल बेचने का खर्चा है, पोस्ट मतलब उसके बाद के खर्चे हैं। तो इनको सर आप अपना कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नहीं है। ग्रेट। तो एक बात बोलूंगा कि मान लो कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है, उसको उसकी पेन बनाने की फैक्ट्री है, उसने तुमको ये बोला कि माई वेजेस आर 100 crores, माई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर 200 crores, माई एडमिन एक्सपेंसेस आर 160 crores, माई सेलिंग एक्सपेंसेस आर 150 crores, but out of my admin expense of 160 crores, 10 crores are of production nature, 150 are for administrative purposes, hardcore. माने मेरे एडमिन में जो खर्चे लगे हैं ना, उसमें से 10 करोड़ रुपया इस तरह का एडमिन एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन के ही नेचर का है। मतलब जो जैसे मान लो परचेज मैनेजर है, रॉ मटेरियल का परचेज मैनेजर है, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए एक मैनेजर है, उसको सैलरी दी है। बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल, हाँ बी लॉजिकल, ट्रू एंड फेयर रहना है, फेथफुल प्रेजेंटेशन करना है। देखिएगा आंसर 90% टाइम पे करेक्ट होगा। क्या चीज में ऐड होगा? हाँ सीओसी में ऐड होगा। दैट्स अ गुड आंसर। वाई? वो तो एडमिन था। सर एडमिन नहीं था, नाम एडमिन था पर काम प्रोडक्शन का था। दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। नाम पे एडमिन चिपका है, काम पे प्रोडक्शन चिपका हुआ है। सो ले जाइए उसको प्रोडक्शन में और इन्वेंट्री के कॉस्ट में उसको इंक्लूड करिएगा। ग्रेट, लर्निंग गुड। जानते हैं जब आप फिनिश गुड्स का कॉस्ट डिटरमिन करते हैं, हम लोग को ना इस फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर मुझे लेक्चर्स देने पड़ेंगे। मेरा लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर द वे वी आर मूविंग आई एम हैप्पी। हम लोग जब फिनिश गुड्स का कॉस्ट डिटरमिन करते हैं तो सीओपी लेते हैं, सीओसी लेते हैं, प्लस ना कुछ ऐसे अदर कॉस्ट लेते हैं जो सीओपी और सीओसी नहीं है, जो सीओपी और सीओसी नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन में पहुंचाने में इनकर हुए हैं। क्या बोला फिर से? सीओपी नहीं है, सीओसी भी नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में पहुंचाने में ये खर्चा मेरा लगा है। जानते हो हमारा AS2 क्या बोलता है? AS2 बोलता है कि अगर कुछ ऐसा खर्चा लगा है तो उसको भी आप अपने इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड कीजिएगा, लेकिन प्लीज
ऑडिटर आपको परेशान जरूर कर देगा। ऑडिटर को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये अदर कॉस्ट, हाँ, आपकी इन्वेंट्री के प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में पहुंचाने में हुआ या नहीं हुआ, तो आपको उसको प्रूव करके देना पड़ेगा, तब वो आपको असेट में इंक्लूड करने दे। असेट स्टॉक असेट है ना, तो तब वो आपको असेट के स्टॉक, आपके स्टॉक के कॉस्ट में ऐड करने देगा। सो फाइनली व्हेन वी लीव द क्लास टुडे वी विल से दैट कि अगर मेरे पास रॉ मटेरियल है इन्वेंट्री में, तो ओनली सीओपी इज रेलेवेंट। बोलो क्यों? अगर मेरे पास प्लास्टिक पड़ा है, अगर मेरे पास प्लास्टिक की इन्वेंट्री पड़ी है टन्स एंड टन्स में, तो खाली सीओपी रेलेवेंट है। अंदर से फील आ रहा है कि नहीं है? बोलो भाई साहब, विश्वास होना जरूरी है, दिमाग में घुसना जरूरी है, रटना नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास पेन की इन्वेंट्री पड़ी है तो इट्स सीओपी प्लस सीओसी plus all other costs which have been incurred to bring the inventories to its present location and condition. फैक्ट्री में पेन बना, क्या फैक्ट्री में पेन बना और ट्रांसपोर्ट करके जहां पे मेरी सेल्स आउटलेट है वहां लाने में लगा 20 रुपया, सीओपी 60 रुपया का, सीओसी 80 रुपया का, अदर कॉस्ट 20 रुपया का। पैकिंग जिसको बोलते हो, पैकिंग करने में लगा और तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में लगा 20 रुपया। ना तो वो सीओपी है ना वो सीओसी है, वो तो ओसी है। नहीं समझे? क्या करें? ऐड करो। तो सर आर यू फाइनली सेइंग दैट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स cost of purchase plus cost of conversion plus all other costs which have been incurred to bring the inventories to their present location and condition। ये आप अटर कर पाएंगे नेक्स्ट वाली क्लास में? अभी क्लास बाकी है, 1:15 तक है ना क्लास। अपनी क्लास टाइमिंग तो मेरे को बता, 11 to 1:15 ना, क्योंकि दूसरे वाले बच्चे लोग 2 बजे आ जाएंगे, उनकी क्लास 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी और मेरे को बीच में लंच भी करना रहेगा और थोड़ा सा रेस्ट भी लेना रहेगा। तो ठीक है, अभी 15 मिनट्स भी है। कभी कभी अगर 11:30 बजे तक छोड़ूं तो कोई इश्यू है? अगले ट्यूशंस, हाँ वही जो भी है, 1:30 ट्यूशंस रहते हैं। 1:40 को दूसरी जगह पे ट्यूशन है, तो भाग भाग के जाना पड़ेगा तेरे को। ओ माँ, तब तो 1:15 पे छोड़ना इज अ मस्ट, श्योर, एवरी डे। एक बार डेज देख लेना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे तू मेरे को दे पाएगा, इट विल बी ऑफ हेल्प टू मी। हाँ, तो हमको बता देना, सर ऑन दीज डेज वी आर ओके, बट ऑन अदर डेज वी आर क्लासेस एट 1:40, सो यू हैव टू लीव एट 1:15। एनीवे, एक बार बोर्ड पे फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में ये तीनों कॉस्ट रेलेवेंट रहते हैं। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री के लिए इसी में रह जाने से काम हो जाता है। ठीक से, खाली नाम के साथ चले जाते तो गुस्सा आता है। इतना जल्दी आंसर करने बोलता कौन है? टाइम लो ना बेटा, टाइम लो, सोचो, कुछ बढ़िया बात बोलो। आगे तो फिर फिनिश गुड्स और वो दोनों सेम हो गया। फिर तो ये कौन बोलेगा? ये मेरे पहला लाइन पे क्रॉस करने के बाद आप क्यों बोलोगे? ये शुरू में आप क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आप जानकार तो हैं, जानते तो हैं, आपने सही बोला।
तो पहली बार में क्यों नहीं बोले? सोच के हम लोगों को पहली बार में बोलना है। यही हम लोगों के एग्जाम में, जो हम लोग एग्जाम में तो पहली बार में लिखना पड़ता है, एग्जाम में कोई दूसरा ठीक कराने के लिए नहीं है। तो अपन को यही कोशिश करनी है कि अपन आराम से बोलेंगे, जितना वक्त लेना होगा लेंगे, पर कोशिश ये करेंगे कि हम जो बोल दिए सर उसके बाद कुछ वर्ड भी नहीं बोले, सर बस बोले हाँ भाई करेक्ट। ओके, सो ये कोशिश करिए। यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये कोशिश का खाली कमी है। जस्ट ट्राई दैट। बोलिए बच्चों, हु इज गोइंग टू से समथिंग? WIP इन्वेंट्री है। आधी अधूरी बनी हुई पेन पड़ी है जी मेरे पास, मशीन के अंदर ही पड़ी हुई है, निकली नहीं है अभी। ढक्कन उक्कन ढक्कन उक्कन सब आधा ही बना हुआ, बस उधर उधर से बन के अभी घुसेगा बस। एक मिनट, कोई हाथ उठा के बोलिए, बोलो बेटा। हाँ, COP प्लस सम ऑफ COC। और सर OC तो हमको लगता है चांस भी नहीं है, OC का तो सर चांस भी नहीं है, बट सम ऑफ COC, दैट्स नाइस। और ये चीज आपको सोच के बोलना है ना, पढ़ के बोलना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप ट्रू रहिए, आप फेयर रहिए, देखिए सब आंसर निकलेगा। आप लॉजिकल रहिए। क्यों उस बच्चे ने बोला सम, SOM ही रे, हाँ SUM नहीं है, सम पार्ट, हाँ कुछ हिस्सा। क्या बेटा तुम जरा एक्सप्लेन कर मेरे को, बैठ के स्टूडेंट को खड़ा होने की जरूरत नहीं। बोलो बेटा। प्लास्टिक तो लग ही गया सर आपका, आधा बना हुआ पेन में भी प्लास्टिक तो लगा ही दिए होंगे आप। और वो भी सर अगर पूरा नहीं लगाए ना तो हम लोग COP को भी सम ऑफ COP बोलने के लिए तैयार हैं। बोलिए सर, उसमें भी हम लोग रेडी हैं सर, आप ऐसा जिद्दी मत पकड़ लीजिएगा। हम लोगों के लिए वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंग थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जब आपको COP बोले ना कि COP ले लो, तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि हाँ WIP में आपने पूरा रॉ मटेरियल ऑलरेडी यूज कर लिया है, खाली कन्वर्जन का खर्चा लगना थोड़ा बाकी है, थोड़ा लग गया है। गुड। तो इसका मतलब यह हुआ कि WIP को वैल्यूएशन करना इज मोर डेंजरस, इज मोर टीडियस देन फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि उसमें यह भी असेस करना पड़ता है। बोलिए कौन बोलेगा इसके बाद का वर्ड? हाँ, कितना काम कंप्लीट हो गया और कितना कंप्लीट होना बचा है, क्योंकि जितना कंप्लीट हुआ है उतना ही कॉस्ट हम लोगों को ऐड करना मिलेगा, पड़ेगा, बोल दो या मिलेगा, बिकॉज कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। अभी जहां तक इन्वेंट्री पहुंची है सिर्फ उतना ही खर्चा तो हमें ऐड करना मिलेगा। सो ग्रेट आंसर, COP प्लस सम ऑफ COC। एंड डोंट गेट वरीड, वो सम ऑफ COC ना तुमको क्वेश्चन पेपर में दे देगा। इसको लेकर के हल्ला करने की अभी जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर के आप लोग पूरा जो कॉस्टिंग का पेपर पढ़ोगे ना 100 मार्क्स का, उसमें रोज 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 यही सब होगा। मतलब वो माई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो आपके कॉस्टिंग के सर का जुरिस्डिक्शन है। वो आपको लंबा लेवल पे डिटेल इन सब चीजों का देंगे। हमारी क्लास में ना आप चिंता मत करो, ये सारी चीज आपको दी हुई रहेगी। सो फाइनली आज का लास्ट बट वन लेक्चर, थोड़ा देर रुक जाओ उसके बाद पूछ लेना। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री के लिए COP इज रेलेवेंट। अच्छा, मैं ये नहीं बोलता कि और कुछ रेलेवेंट नहीं है, अगर और भी कुछ लग गया उसको प्रेजेंट लोकेशन में लाने में तो हम और भी कुछ ऐड करने के लिए रेडी हैं, बट प्रिसाइजली इट्स COP विच इज रेलेवेंट। फिनिश गुड्स के लिए COP, COC and OC, only those OC which have been incurred to bring the inventories to their, हाँ, and, हाँ हो गया भाई, and WIP के लिए COP प्लस सम ऑफ COC मिला करके WIP का कॉस्ट निकल जाएगा। एक तो बात बता,
ये सब क्यों चाहिए? क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं? अलग अलग स्टॉक को इवैल्यूएट करने के लिए। ये टेकिंग नहीं, इवैल्यूएशन है। टेकिंग हो गया मेरा, मेरे पास 400 यूनिट क्या था, मैं भूल गया, कहां लिखे थे, मैं दिखा तो, ये रहा, ये हम करके आ चुके हैं। तो स्टॉक टेकिंग वर्ड से हम लोग आगे चले गए हैं। गुड। मेरे पास 400 यूनिट रॉ मटेरियल का है, 300 यूनिट WIP की है, और 700 यूनिट, ये दोनों जोड़ के 700 नहीं है। किसी भी तरह का इस तरह का असेसमेंट मत कर ले, 500 कर देते। छोटे बच्चे ना कुछ भी बोल देंगे, फिर कुछ भी बोलेंगे, झूठ मूठ का डांट सुनेंगे। 400 यूनिट रॉ मटेरियल का है, 500 यूनिट WIP का है, फिनिश गुड का 700 यूनिट है। फिनिश गुड्स एक्चुअल में मैंने 12 लाख यूनिट बनाई थी, कहां चली गई बाकी? बिक्री हो गई। हेलो, रॉ मटेरियल हम कई लाख यूनिट खरीदे थे, कहां गया बाकी? कंज्यूम हो गया। हाँ, ऐसा वर्ड बोलने के लिए तैयार रहिए। और WIP मेरा इतना ही बना हुआ, बाकी WIP मेरे फिनिश्ड बन चुके हैं। तो फिनिश्ड बन चुके हैं और यहां पे पड़े हैं, और जो फिनिश बन के बिक चुके हैं वो तो बिक चुके हैं, वो मेरी इन्वेंट्री में नहीं है। सो बी रियलिस्टिक। एज ऑन 31 मार्च मेरे पास ये 3 ही इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल की 400 क्वांटिटी है, WIP की 500 क्वांटिटी है, और फिनिश गुड्स की 700 क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी मुझे कैसे पता चली? सर आप स्टॉक टेकिंग करने गए थे, अब आप देखिए कोरिलेट कर पा रहे हैं ना, प्रॉपर समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ होगा। थैंक यू। स्टॉक टेकिंग करने गए होंगे। इसकी स्टॉक टेकिंग कहां से हुई होगी? इसकी और इसकी। ठीक से बोलिएगा, क्योंकि 18 साल का बच्चा मतलब एडल्ट, और एडल्ट मतलब बुद्धि डेवलप हो गया है। ये फैक्ट्री में थोड़ी रहता है। स्टोर्स बोलते हैं इसको, स्टोर्स। आप लोग स्टोर्स बोलते हो, STORES। यूज द वर्ड स्टोर्स। फैक्ट्री, गोडाउन। हाँ, दिस इज गोडाउन, दिस इज फैक्ट्री, एंड दिस इज स्टोर्स। चलो ये कॉस्टिंग के टीचर लोगों के लिए छोड़ते हैं। स्टॉक टेकिंग हो गया, कॉस्ट डिटरमाइन हो गया। क्यों डिटरमाइन किए कॉस्ट? स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए। तो क्या स्टॉक वैल्यूएशन के रूल्स? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। और हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए, एंड दैट इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन। अब यू ओके, कंफर्टेबल है? देखिए, क्लोज करता हूं डिस्कशन को। देखिए, इसके बाद एक एपिसोड बाकी है, NRV वाला। बोलिए हाँ ना? फिर विच एवर इज लोअर होगा, और फिर वो वाली अकाउंटिंग होएगी। कौन सी वाली? वो जो क्लोजिंग की स्टॉक टू ट्रेडिंग वाली। यस और नो? तो स्टॉक टेकिंग हुआ, कॉस्ट डिटर्मिनेशन हुआ, NRV डिटर्मिनेशन होगा, लोअर होगा, फिर जाकर के अकाउंटिंग होगा, और अपन फट से 50 बोल के बाहर आ जाते हैं। याद है उसमें 50 आप बोल के हम बाहर आ गए थे। तो ये इतना बड़ा एक्सरसाइज है। हम लोग इस चीज को लेकर के उतना सीरियसली कभी भी CPT में 11th 12th में उतना ही पढ़ना रहता है, तो हम लोग वो सब चीजें पढ़े नहीं है। CA इंटर में आपको इलेबोरेट करके पढ़ना पड़ता है। सो वी हैड स्टार्टेड डूइंग दैट। नाउ बस लास्ट लेक्चर। फैक्ट्री ओवरहेड को ना मैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलूंगा। फैक्ट्री में लगने वाला एक वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बताओ, और फैक्ट्री में लगने वाला एक फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बताओ। फैक्ट्री में लग रहा तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो ही है, तो इतना भाषण देने का ही नहीं। बोल। इलेक्ट्रिसिटी, पावर कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिसिटी तो पावर को ही बोलोगे ना।
पावर कंज्यूम्ड इस तरफ में आता होगा कि इस तरफ में आता होगा? वेरी नाइस। क्यों बेटा? सर वो वेरिएबल है, ज्यादा पावर लगेगा अगर आप ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो, ज्यादा देर फैक्ट्री रहे। नहीं, रॉ मटेरियल तो सीओपी में चला गया ना बेटा। वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सीओसी। हाँ, सीओपी का कहानी को बोलने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव दैट रॉ मटेरियल इज ए वेरिएबल ओवरहेड, बट टुडे माने नाउ माय टॉकिंग पॉइंट इज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। बच्चों ने दो नाम दिए, हम तो एक ही मांग रहे थे। एक ने बोला इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, जिसको पावर कंज्यूम्ड बोलते हैं। एक ने बोला वेजेस, वही लेबर ही है। अरे बाबा ऐसा मत कर, इधर का एक ठो बोलो। किसका? फैक्ट्री का। तो ऐसे बोलो, मुझे लगा सारा रेंट यहीं घुसेड़ दोगे आप। बस और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। क्या फिक्स्ड है, क्या वेरिएबल है, 6 महीना पढ़ोगे कॉस्टिंग की क्लास में। मेरा काम एक दिन का है। आप समझ रहे हो बात को? हम कॉस्टिंग के सारे चैप्टर्स को एक दिन में ओवरव्यू करके निकल जाएंगे। कॉस्टिंग के सर लोग बेचारे 5-6 महीना तक यही चीज पढ़ाते रहेंगे। सो एग्जैक्ट जो डिटेल नॉलेज होगा आपको वहीं पे होगा। अपना काम निकालने भर का काम यहां से हो जाएगा। लेकिन फिर जब वो वाला पढ़ लोगे ना, तो ये काम उसके बाद आसान लगने लग जाएगा। यू गॉट इट? सो प्लीज थोड़ा सा मेरे को हेल्प करना। हम 3 साल 4 साल पुरानी कंपनी है, 4-5 साल से हम रनिंग माई बिजनेस। आर फैक्ट्री पेन बनाने वाली। मेरा फैक्ट्री रेंट लगा है साल का 40 लाख रुपया। मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स ये सब जितने हैं ना, ये सब मिला के लगे हैं 180 लाख रुपया। ठीक, मेरे को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। इसका पर यूनिट मेरे को निकालना है। मतलब मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज माय वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, और मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज माय फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। मैं कॉस्ट ऑफ परचेज पर यूनिट मेरे पास है ऑलरेडी, कैसे निकाल सकता हूं? एनी मैंने आपको ना, मैं ये नहीं बोल रहा आपको आइडिया है, आपको गेस करना है। आइडिया आपको कॉस्टिंग की क्लास में लगेगा लंबा। आवर्स, हाँ, आवर से डिवाइड का चेक करूं, नंबर ऑफ यूनिट्स। गुड, थोड़ा रुकिएगा, अभी बात करेंगे, क्योंकि एंड नहीं है ये। जस्ट 2-3 मिनट्स में और लेऊंगा आज आपका। आई एम हैप्पी आज का लर्निंग से। सुनिए, 180 लाख रुपया खर्चा हुआ। बच्ची बोल रहे सर इसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैड मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने जितनी यूनिट बनाई है ना, उससे आप डिवाइड कर दो। मान लो मैंने 60 लाख यूनिट बनाई है, इस साल मेरी 60 लाख यूनिट बनी है, तो बच्ची बोल रही 60 लाख से डिवाइड कर दो। क्वांटिटी है 60 लाख का मेरा, वो टेंशन मत लेना, डिटेल दिया हुआ है। तो सर आपका वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपया आ गया। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है बेटा? जैसे वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग क्या? व्हाट इज वेरिएबल अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? मतलब अगर मैं ज्यादा आउटपुट बनाऊंगा तो ये 180 लाख नहीं लगेगा, वही पूछ रहा हूं। ये और ज्यादा लगेगा। मतलब अगर मैं 70 लाख यूनिट बनाता हूं, 80 लाख यूनिट बनाता हूं, 90 लाख यूनिट बनाता हूं, मान लीजिए मैं एकदम एग्जर्ट करके अपने आप को बर्बाद करके दम आज दिन भर रात भर काम ही करते जा रहा हूं, काम ही करते जा रहा हूं। बोलिए, ठीक तो बोल रहे, डरते क्या है? सर बोल तो दिया, आप लगातार देखते रहेंगे तो कैसे होगा? बोलो बेटा, ये ज्यादा लगेगा ना, 180 की जगह 190 लाख, 200 लाख, 300 लाख ऐसे करके लगता जाएगा। बिकॉज दे आर वेरिएबल इन नेचर, दे वेरी विथ आउटपुट। ये क्या है? तो यही है, प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो, रेंट है ना सर, इतना ही लगना है, जितना लग गया बस उतना ही लगना है।
जानते हो, आपने जो बोला ना कि डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैड प्रोड्यूस्ड, दैट इज करेक्ट फॉर दिस, एंड यू डोंट नो अबाउट दिस. दिस आई विल टीच, एंड देन कॉस्टिंग का टीचर तो विल टीच एंड टीच. जानते हो ये क्या चीज से डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है आपका नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल से. 60 लाख इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी, कि मैंने कितना प्रोडक्शन किया. जल्दी, मैंने कितना प्रोडक्शन किया, दैट इज 60 लाख. बोलिए हाँ. यही तो आप बोले थे ना कि सर प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो. व्हाट इज दैट क्वांटिटी? जितना माल बना. और क्या, 180 लाख खर्चा लगा, 60 लाख माल बना, तो 180 लाख बाई 60 लाख, 3 रुपए पर यूनिट ले लो हमसे. यू आर करेक्ट. लेकिन ये 60 लाख से डिवाइड नहीं होता है, ये वाला. तो सर ये क्या चीज से डिवाइड होता है? नॉर्मल प्रोडक्शन क्वांटिटी से, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल से. अब सर ये नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल क्या बला है? व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस? ये पिछले 3-4 सालों का नॉर्मल प्रोडक्शन को एवरेज आउट करके निकाला गया है. मतलब सर बस सिंपल समझ लो, पिछले 3-4 साल का एवरेज करके निकाले. माने हम नॉर्मली इतना प्रोड्यूस करते हैं, रे इस साल 60 लाख बनाए. फिर से हम नॉर्मली इतना, ऐसे नॉर्मल बात करो ना, आपको समझ में आएगा. हम नॉर्मली इतना प्रोड्यूस करते हैं, इस साल 60 लाख बनाए हैं. उस तरह का फीलिंग. क्योंकि अभी तुम लोगों ने एक बढ़िया बात बोली, इस बच्ची ने बोला कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस with the increase or decrease in the manufacturing units, but fixed overheads remain same whatever is your output. Yes or no? So they don't depend on your current year's output. कौन सा खर्चा? फिक्स्ड ओवरहेड्स. इसलिए इंस्टीट्यूट ने रूल बनाया कि हम फिक्स्ड ओवरहेड को हाँ एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल से डिवाइड नहीं करेंगे, हम नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल से डिवाइड करेंगे. आगे बढ़ू. मेरा पिछला 3 साल का नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल का जो एवरेज है वो 80 लाख यूनिट है. अस्सी लाख यूनिट है. पहले कुछ पूछोगे नहीं कि इस बार 60 लाख क्यों हुआ? समझ रहे हो तो मतलब क्या हुआ है? इनएफिशिएंटली काम किए हम इस साल. पिछले 3 साल हम हमेशा ही अच्छा काम करते थे. हम इनएफिशिएंटली काम किए. हम थोड़ा सा जब मैच्योर हो जाओगे ना, आपको इसका ये पूरा बुद्धि डेवलप होगा. मेरे को कितना रुपया पर यूनिट लेने मिलेगा, यहां पे कितना रुपया पर यूनिट लेने मिलेगा? 50 पैसा. कितनी यूनिट बनाए हम? कितनी यूनिट हम इस साल बनाए? 60 लाख. अगर 60 लाख की 60 लाख इन्वेंट्री में रह गई, हम कुछ भी नहीं बेच पाए, तो 60 लाख इंटू 0.5 30 लाख रुपया इन्वेंट्री में ऐड होगा. जबकि हम खर्चा कितना कर दिए? 40 लाख. और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कितना घुसा? 30 लाख. 10 लाख इज माई लॉस ऑफ इनएफिशिएंसी. मेरे को उसको इन्वेंट्री में जोड़ने नहीं मिलेगा. सर तो भारी बात हो गया ये तो. हाँ भारी बात हो गया ना. इसमें प्रॉब्लम नहीं है. देख कितना लगा? 180. कितना पर यूनिट? पर यूनिट 3. कितनी यूनिट बनाए? 60 लाख. अगर पूरी 60 लाख भी घर में रह गई, मान लो एक को यूनिट नहीं बेच पाए तुम, तो भी 180 लाख लेने मिल जाएगा. इधर बोर्ड पे देख बेटा, अच्छा फीलिंग होगा. जाओगे तो अच्छा फीलिंग लेके जाओगे. ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये डेबिट साइड में एक्सपेंसेस इनकर्ड. पीएल में एक्सपेंस लिखते हो ना, ये 180 और ये 40 का रेंट. ठीक है. पीएल में तो सारा ही खर्चा डेबिट करते हो. अब जब बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे,
180 तो पूरा लिखने मिल जाएगा. इट इज 33.5. 33 नहीं की ना चला, ये 3 है, सॉरी ये रुपीज है, ये 3 मेरे को 30 दिखा दिया, ये रुपीज 3 है. 3.5 मार इंटू 60, इंटू 60 लाख मारो जल्दी. 3.5 इंटू 60 लाख 210. देख क्या हुआ, 10 का खाली बनाने भर से भी लॉस हो सकता है अकाउंटिंग में भाई. बेचने का बात तो अलग है. इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वजह से लॉस हो गया. किसकी वजह से? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वजह से. क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अब्जॉर्ब्ड नॉट बाई, दो ठो वर्ड बोल दो बेटा और घर जाओ. फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अब्जॉर्ब्ड नॉट बाई डिवाइडिंग इट, या फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज डिटरमिन्ड नॉट बाई डिवाइडिंग इट बाई एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी बट बाई नॉर्मल प्रोडक्शन क्वांटिटी. और उसके कारण अंडर अब्जॉर्प्शन पैदा हो गया. 10 लाख का खर्चा लगा 40 लाख और यूनिट ने अब्जॉर्ब किया 30 लाख. 10 लाख का लॉस बुक हो गया झूठी मूठ का. नहीं, अगर मेरे पिछले कुछ सालों का प्रोडक्शन, पिछले 3 सालों का प्रोडक्शन 40 लाख यूनिट है, क्या लगता है क्या होने वाला है? 60 लाख से ही डिवाइड करना पड़ेगा. सर गंदे हैं आप लोग. क्या बोले हम? अगर मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन पिछले 3-4 साल का 40 लाख यूनिट है, माने कम है, और एक्चुअल प्रोडक्शन अगर ज्यादा है, तो वही फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी. क्योंकि अगर हम इसको 40 से डिवाइड करें और 1 रुपया पर यूनिट निकाल लें, और 1 रुपया पर यूनिट यहां पे लिख के 3 + 1 4 कर दें, और 60 लाख का 240 लाख लिख दें, ऐसे ही प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा. बेचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. सो दैट इज द वायलेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. सर भारी भारी चीज हो गया आज पहला क्लास में. आई एम सॉरी, कल फिर से रिपीट करेंगे. कुछ गलती नहीं पढ़ा है, सॉरी क्यों बोले? थोड़ा भारी भारी चीज डाल दिए दिमाग में आज ही. कब मिलते हैं? इसके बाद फ्राइडे है सीधा. ठीक, कम ऑन फ्राइडे. अच्छा बच्चों सुनो, अभी जब बाकी बच्चे आ जाएंगे तो गर्ल्स वाली जो बेंचेज हैं उसमें 12-12 करके गर्ल्स को बैठना है. जैसे आप लोग 3-3, 6, 3, 9 और 1 10 बैठे, 2 गर्ल्स विल मोर बी अकोमोडेटेड. और बॉयज तुम लोगों की बेंच में तुम लोग 5 बैठे हो ना, 1 स्टूडेंट और अकोमोडेट होगा, एक 6 स्टूडेंट अकोमोडेट होगा. ठीक है, सो वो जरा अकोमोडेशन कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. ले आए हैं. अच्छा, ग्रुप 1 के स्टूडेंट लोग जो आप लोग हैं, अगर आप लोगों को आईडी कार्ड नहीं मिला हुआ है तो ये मेरा स्टाफ आपका आईडी ऑफिस से कलेक्ट करके ले आया है. आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, यहां से वो आपको आई कार्ड दे देगा.